मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया हो ना? मैं दुआ करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आपको मेरा सब्सटेशन सीरीज कैसा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड लेक्चर है जो कि मैं पावर सिस्टम्स में बना रहा हूँ। और मैंने आपको ट्रांसफार्मर में भी कहा था। ट्रांसफार्मर का जब आप लेक्चर देखोगे तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपका एक और सीरीज पैरेलल में चलेगा जिसका नाम है पावर सिस्टम्स। सो मैं पावर सिस्टम्स का जो ये सीरीज़ है आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपको इसको अंत तक देखना है। और आपको इसको ट्रांसफार्मर के साथ में देखना है, क्योंकि इसका कुछ कॉन्सेप्ट ट्रांसफार्मर में भी यूज़ हुआ है और ट्रांसफार्मर में भी पावर सिस्टम्स का यूज़ है। और अब जब पावर सिस्टम में जब पढ़ाऊंगा तो इसमें भी आपको ट्रांसफार्मर का यूज़ दिखाऊंगा, बिकॉज ट्रांसफार्मर प्लेज एन क्रूशियल रोल। ट्रांसफार्मर इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ पावर सिस्टम, मतलब ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पावर सिस्टम्स का। आज हम लोग का पहला लेक्चर है, इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा पावर सिस्टम का। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको पावर सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन बताऊंगा। एक छोटे से समराइज वे में आपको मैं बता दूंगा कि इस चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा। इसीलिए स्टे ट्यून, मेरे साथ बने रहिए और आप प्लेसमेंट में ज़रूर फोड़ोगे, अपने गेट को ज़रूर फोड़ोगे। और अगर आप टेक्निकल जैसे आरआरबी जेई ईएससी का होता है जो एग्ज़ाम, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, अगर उसी उन सब के लिए भी जो तैयारी कर रहे हो तो ये जो वीडियो है ये सफिशेंट है। आप इसे देख करके भी जा सकते हो। और मैं आपको श्योर करता हूँ कि अगर ये वीडियो देख लोगे तो आपका अच्छा जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट लेज़र पॉइंटर ले लेता हूँ। ये हम लोग का पहला पावर सिस्टम का लेक्चर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पावर सिस्टम। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ जितना भी चीज़ लिखा है इसे मैं अगर शॉर्ट में और समराइज वे में बता दूँ, और जो भी इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊँगा या जो भी इस प्रेजेंटेशन में मैं जो पढ़ाऊँगा उसे मैं शॉर्ट या समराइज वे में बता दूँ, इसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। पावर सिस्टम, पावर मतलब पावर तो जान रहे हो, एंड सिस्टम। तो अगर आप पावर सिस्टम पढ़ रहे हो तो पावर के बारे में भी जानना होगा, सिस्टम्स के बारे में जानना होगा। सिस्टम्स मतलब एक सिस्टम चले आ रहा है। एक सिस्टम होता है, एक कह सकते हैं एक बड़ा सा चीज़ जिसमें कोई भी चीज़ होती है, जैसे वोटिंग सिस्टम जिसमें वोटिंग होती है ना। जैसे सिविलाइजेशन सिस्टम में सिविलाइजेशन होता है। ठीक उसी तरह जहाँ पर पावर पावर यहाँ करेंट्स को बोला जा रहा है, करंट वोल्टेज ये सब के बारे में बता रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर के बारे में बात किया जा रहा है। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हो रहा है जिस सिस्टम में, उसे पावर सिस्टम कहते हैं। और इसमें पावर सिस्टम्स का मतलब पावर को हम लोग जनरेट करके आपके घरों तक पहुंचा दे रहे हैं थ्रू ट्रांसमिशन इज कॉल्ड पावर सिस्टम। द पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स: जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन मतलब जहाँ जनरेट किया जाए, ट्रांसमिशन मतलब कि क्या है कि जनरेटिंग से डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाने का एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है जो क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करता है। क्योंकि अगर मैं जहाँ से जहाँ भी जनरेट हो रहा है, जैसे मैं पंजाब में जनरेट कर रहा हूँ, झारखंड में पहुँचा रहा हूँ, तो पंजाब इज़ अ जनरेटिंग स्टेशन, तो उसको झारखंड तक पहुँचाने के बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन्स लगे रहेंगे। बोलने का मतलब पंजाब से झारखंड के बीच में एक वायर लगे होंगे जिसे ट्रांसमिशन लाइंस कहेंगे। और वो ट्रांसमिशन लाइंस में लॉसेस भी होंगे, क्योंकि वायर में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के कारण लॉसेस होता है। लॉसेस होगा तो लॉसेस को कम करने के लिए वोल्टेज का अप या डाउन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉसेस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई को कम करना है। आपको पता है अगर मैं इसके बीच में ट्रांसफार्मर लगा दूं, ट्रांसफार्मर का पावर जीरो नहीं कांस्टेंट होता है। इनपुट पावर और आउटपुट पावर नियरली इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, मतलब नियरली इक्वल इक्वल होता है। प्राइमरी साइड का, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड का जो पावर होगा और सेकेंडरी साइड का पावर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी जो साइड है उसे हम लोग एक सर्किट मान के चलते हैं, और सेकेंडरी साइड जो होता है उसको अनदर सर्किट। मतलब कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजा जाता है, और उसमें पावर कांस्टेंट होता है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। तो पावर सिस्टम में भी लॉसेस होगा,
तो लॉसेस के लिए अगर मैं पावर कांस्टेंट है, अगर मैं वोल्टेज बढ़ा देता हूँ तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। आप मेरा ट्रांसफार्मर का लेक्चर में जा करके ये चीज़ जान सकते हो कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। V बढ़ा I घटा, मैंने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो V को बढ़ाओगे तो I घटेगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे ट्रांसमिशन लाइंस में, ताकि क्या होगा, लॉसेस कम हो सके। जनरेटिंग से ट्रांसमिशन के बीच में एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होगा जो क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। वोल्टेज बढ़ेगा, करंट घटेगा, करंट घटेगा, लॉसेस घटेगा। तो ट्रांसमिशन लाइंस का यही काम होता है। ट्रांसमिशन लाइंस का काम ये भी होता है कि वो क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हो रहा है ट्रांसमिशन लाइंस में, उसको क्या करेगा, कंटिन्यूअस बनाएगा, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आएगा तो उससे बचाएगा। और पावर सिस्टम का मैंने यूज सब स्टेशन में ही बताया। सब स्टेशन में सर्किट ब्रेकर होता है, स्विच गियर्स होता है। स्विच गियर्स मैंने आपको बताया था कि फॉल्टी सर्किट एंड फॉल्टी इक्विपमेंट्स को आइसोलेट करता है, भगा देता है, बोलता है पूरे सिस्टम में जहाँ भी फॉल्ट उसको बोले निकलो यहाँ से, भाग, हाँ यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, भगा देगा। और पूरे इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, उस फॉल्टी करंट से जो पास हो रहा था करंट, उस फॉल्टी करंट को, फॉल्टी सर्किट को तो भगा दिया, और करंट कहाँ बहेगा, करंट को तो रोकेगा नहीं, करंट को दूसरे सिस्टम से पास करवा देगा। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको मैं मैक्सिमम चीज़ बता दिया हूँ, और अब जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आएगा। चलिए, इंट्रोडक्शन टू पावर सिस्टम्स। पावर सिस्टम्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन बोलने का मतलब, सिविलाइजेशन बोलने का मतलब अर्बनाइजेशन। अभी मॉडर्न टाइम्स में जितना भी सिटीज़ हो रहे हैं वो स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं। तो उसका जो रीढ़ की हड्डी है, वो स्मार्ट सिटी बनाना कौन बना रहा है, वो बन रहा है, तो उसको कौन बना रहा है, पावर सिस्टम्स बना रहा है। तो पावर सिस्टम्स रीढ़ की हड्डी हो गई। पावर सिस्टम्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, डिलीवरिंग इलेक्ट्रिसिटी टू होम्स। मैंने आपको बताया आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, डिलीवर होती है जनरेटिंग स्टेशन से, ट्रांसमिशन होते हुए, ठीक है, आपके घरों में डिस्ट्रीब्यूशन होकर के फिर आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी। तो डिलीवरिंग इलेक्ट्रिसिटी टू होम्स, बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। दे दे आर इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स। वो क्या है, एक ऐसे नेटवर्क होते हैं, इंट्रिकेट मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, जो क्या करते हैं, उसमें इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं। वो एक ऐसे नेटवर्क है, सब बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो कि मैं अगर इसको अच्छा से पढ़ना है, आप सब स्टेशन भी जा करके देख सकते। इसीलिए पावर सिस्टम को अगर आपको अच्छा कमांड बनाना है पावर सिस्टम्स में, तो मैंने जो आपका ट्रांसफार्मर और जो मैंने आपको सब स्टेशन पढ़ाया, दोनों को जा करके वॉच करिए, और दोनों को वॉच कर लेने के बाद फिर इसमें आइए तो आपको और अच्छे से समझ। मैंने क्या बोला, सब इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से, ठीक है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, बिकॉज ऑल कम्स इन स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड में सब इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, देयरफॉर सब चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और मैं, आप मेरा लेक्चर देखते रहिए, आपको सब चीज़ लास्ट तक आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। दे आर इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर, बस बार्स एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। आप जा करके स्विच यार्ड में मैंने एक आपको ट्रिक बताया था, ट्रेन चलता है सावधान यात्री, चल चलते हैं कुत्ते के साथ, ये एक मैंने ट्रिक बताया था, आप उसमें जा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, और दसों कंपोनेंट को जान सकते हैं, ठीक है। पावर सिस्टम जनरेटिंग स्टेशन में खासकर क्या पाया जाता है, स्विच यार्ड पाया जाता है, और ट्रांसमिशन लाइन, जहाँ पर भी पावर ट्रांसफार्मर होगा, हाई वोल्टेजेस जहाँ भी बहेगा वहाँ पर क्या यूज होगा, स्विच यार्ड यूज होगा। और जहाँ पर रिलेटिवली कम वोल्टेज, हाई वोल्टेज जो स्विच यार्ड में जो वोल्टेज बहता है उससे अगर कम वोल्टेज बह रहा है, मतलब 100 केवी से ज़्यादा में ज़्यादा बहाना है तो स्विच यार्ड, और 100 केवी से नीचे बहाना है तो सब स्टेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो they are intricate network of interconnected components that works together to generate, transmit and distribute and utilize electrical energy। मैंने आपको बताया कि पावर सिस्टम का 3 मेन कंपोनेंट, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वही बोला कि वो तीनों होते हैं, साथ में वर्क करते हैं ताकि अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन हो सके। और वो क्या, किसके थ्रू पास होते हैं, इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट जैसे सर्किट ब्रेकर, क्योंकि ये सब क्या करेंगे, आपके जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करेंगे और फ्लो करने में भी मदद करेंगे। फ्रॉम द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट टू द फाइनल कंजम्पशन बाय द एंड यूजर। फिर क्या होगा कि जनरेशन होगा पावर प्लांट में, और क्या होगा, फाइनली कहाँ पहुँचेगा, जहाँ जो हम लोग यूज़र हम लोग हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। समझ रहे हो ना।
अरे मास्टर अच्छा से बताओ, ये सब क्या कर रहे हो, खाली बस पढ़ाए जा रहे हो। नहीं देखिए, मैं मजाक भी करूंगा बीच में। अभी थोड़ा सीरियस होकर के पढ़ लेते हैं, कुछ देर के बाद थोड़ा आपसे बातचीत भी मैं करूंगा। चलिए, फ्रॉम द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनता है और फाइनली हम लोग उसे कंज्यूम करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लैपटॉप देख रहे हो, तो आप लैपटॉप को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रहा है, जनरेटिंग स्टेशन से आ रहा है, ठीक है। पावर सिस्टम आर एसेंशियल फॉर अ डेली लाइफ, पावर सिस्टम हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज उसी से हम लोग का घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए तो हम अंधेरे में रहेंगे और मेरा लेक्चर नहीं देख पाएंगे और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को नहीं जान पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द पावर सिस्टम इज क्रूशियल फॉर इंजीनियर, इंजीनियर को पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन अच्छे से पता होना चाहिए। पावर सिस्टम्स का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, पावर सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसका क्या क्या फंक्शंस होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी मेकर एंड एनी वन इंटरेस्टेड इन एनर्जी एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, अगर सोसाइटी में इम्पैक्ट लाना चाहते हो, एनर्जी के बारे में जानना चाहते हो, कहाँ बचत हो सकता है, पावर कंजम्पशंस के बारे में जानना चाहते हो। पॉलिसी मेकर बोलने का मतलब बचत करवाना, इलेक्ट्रिसिटी को बचत कराओगे पैसे भी बचेंगे, तो पॉलिसी मेकर वही लिखा है। इसलिए ज़रूरी है पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग जानना, ताकि आप एक अच्छे इंजीनियर बनो, अच्छे पॉलिसी मेकर बनो और सोसाइटी में इम्पैक्ट ला सको। ये आपको जो प्रेजेंटेशन में बनाया हूँ, ये आपको इसमें यही बताया जाएगा कि एलिमेंट क्या क्या यूज़ होते हैं पावर सिस्टम्स में, और हम लोग बहुत तरह के वेरियस कंपोनेंट्स, ऑपरेशन एंड चैलेंजेस के बारे में भी जानेंगे, और फ्यूचर में इसका क्या यूज़ होगा इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा एनिमेशन है, देखिए पावर सिस्टम्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है। देखिए मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ऐसे आपको लग रहा होगा कि बोरिंग, और ऐसा भी आएगा टाइम कि आपको क्या लगेगा कि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, वो सारा कुछ समझते हुए भी आपको लगेगा कि नहीं, मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है। इसीलिए अब मैं सोचा हूँ कि आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ याद रहेगा, सभी चीज़ याद रहेगी। पावर स्टेशन, आपके घर के आसपास कौन कौन से पावर स्टेशन है आप जानते हो? जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, मैं जमशेदपुर, और धनबाद मेरा कॉलेज है, तो धनबाद के आसपास में एक आपका थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल, चलिए थोड़ा सा लैग आ गया था, मैं आगे बढ़ता हूँ। आपके आसपास में कौन सा पावर स्टेशन है? क्योंकि मेरे घर के आसपास में चंद्रपुरा पावर प्लांट है, और टाटा पावर का एक पावर प्लांट है, तो वहाँ थर्मल पावर प्लांट हो सकते हैं, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट हो सकते हैं, या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकते हैं, बहुत तरह के पावर प्लांट हो सकते हैं, जिससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। और ये ट्रांसफार्मर को दे दिया जाता है, ये ट्रांसफार्मर क्या करेंगे, स्टेप अप करेंगे। स्टेप अप क्यों करेंगे, कि लॉसेस कम हो, वोल्टेज को बढ़ा देंगे, करंट घट जाएगा, करंट घटेगा तो आई स्क्वायर आर लॉस घट जाएगा, आई घटा तो आई स्क्वायर, मतलब आई का स्क्वायर, आई घट रहा है और घटा दे रहा है, मतलब कि लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, फिर उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज को बढ़ा दिया जाएगा, और क्या किया जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू उसे भेज दिया जाएगा, और उसे सबस्टेशन भेजा जाएगा। सबस्टेशन में स्टेप डाउन होंगे ट्रांसफार्मर, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच में लॉसेस लॉसेस को कम होना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ के बीच में लॉसेस को कम होना पड़ेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहाँ देखिए वोल्टेज थोड़ा उससे कम आ रहे थे वोल्टेज अच्छे खासे आ रहे थे, और इसको यहाँ से क्या हुआ कि वोल्टेज को और बढ़ा दिया गया। मैं पॉइंटर की तरफ देखिए, यहाँ से यहाँ तक के बीच में वो आपके वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक के बीच में बहुत ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए इसे ट्रांसमिशन लाइंस कहते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस में हाई वोल्टेज का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। सब स्टेशन में क्या क्या स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि वो क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप डाउन, वोल्टेज को कम कर देते हैं, क्योंकि आपके घरों, बिजनेसेस या फिर कमर्शियल यूज़ के लिए या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है। उतने ज़्यादा जितना ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज आ रहा है उसकी ज़रूरत उतनी ज़्यादा की नहीं ज़रूरत होती है। अगर उतना दे देंगे तो आप मेरा लेक्चर नहीं देख पाओगे। लेक्चर देखना है, कम वोल्टेज होने चाहिए। कम वोल्टेज के साथ साथ आपके घरों में कम वोल्टेज रेटिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं, वो उसको भी वर्क करने के लिए कम वोल्टेज चाहिए। देयरफॉर वी गिव लेस वोल्टेज, और लेस वोल्टेज के लिए हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज कर देता है, और सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कम होता है। तो सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में देंगे और घर में देंगे, आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएंगे। कमर्शियल यूज़ मतलब कि जहाँ भी कुछ
इंडस्ट्रीज हो गया या फिर कहीं भी ऑफिसेज हो गया, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी, बिजनेसेस हो गया, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचा देंगे। ये क्रिस्टल क्लियर हो गया बात इतना दूर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किससे किससे करते हैं? फॉसिल फ्यूल से करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से, और हीट और पावर से भी एनर्जी का जनरेशन होता है। चलिए मैं पहले बता देता हूँ कि फॉसिल फ्यूल से कैसे होता है। मास्टर इसको बताओ, जल्दी बताओ। मैं आपका मास्टर सब बताएगा। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट जो क्या करेगा, कोयला को जलाएगा। कोयला को जलाएगा बाबू, कोयला को। कोयला जानते हो, जो जो धनबाद से है वो कोयला को अच्छी तरीके से जानते हैं, बिकॉज कोयला 42% कोयला वहीं से प्रोड्यूस होता है। तो कोयला को जलाया जाता है, उससे नेचुरल गैस और ऑयल को निकाला जाता है, और वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी उसी से बन रहा है, उसी को जला करके बन रहा है ना। तो कोयला एक तरह का एनर्जी हुआ, इनडायरेक्ट एनर्जी हुआ। वही बोला जा रहा है बाबू, कोयला, नेचुरल गैस और ऑयल एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कोयला, नेचुरल गैस एंड ऑयल आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपसे कोई पूछ ले फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट में प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मेरे तरफ देखिए, उधर पीपीटी नहीं देखिए, इधर मेरे तरफ देखो। उधर फिर देख, फिर नहीं देखना, नहीं इधर देखो, इधर। फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट में देखो, मैं बता रहा हूँ, फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट में प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से हैं? तीन है। उधर नहीं, फिर देखो, फिर देख रहे हो, नहीं उधर नहीं देखना, देखो तीन है, मेरे तरफ देखो, तीन है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या है। कोयला है, नेचुरल गैस है और ऑयल्स है। देखो वही लिखा, आप देखो उधर देख सकते हो। कोयला, नेचुरल गैस एंड ऑयल remain the primary source of electricity generation globally. However, they are also significant contributor to greenhouse gas emission. और उनको तो चलाया जाता है, उनसे इलेक्ट्रिसिटी तो बना दिया जाता है, बट उसका एक डिसएडवांटेजेस भी है। वो ग्रीन हाउस एमिशन मतलब एयर पोल्यूशन करते हैं, बहुत ही खराब इन्वायरमेंट में उनका प्रभाव होता है। बहुत ही बहुत ही खराब उनका इन्वायरमेंट में प्रकोप होता है। ठीक है, लीडिंग टू द कंसर्न और द, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट बहुत खराब होते जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल एयर खराब होते जा रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है। ठीक है, इसीलिए धीरे आजकल के एडवांस ज़माने में फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट को कम यूज़ किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। मेरी तरफ देखो, अब मेरी तरफ, न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसका यूज होगा? न्यूक्लियस का यूज होगा। न्यूक्लियस में क्या करेंगे? फ्यूजन एंड फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन एंड फ्यूजन पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो मैं बताऊंगा। फ्यूजन एंड फ्यूजन होगा, आगे बताता हूँ। इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट एक सबसे लास्ट में एक वीडियो जाएगा। थर्मल पावर प्लांट के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, हाइड्रो पावर प्लांट के एक अलग से वीडियो बनाएंगे, सबका एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे, सारा कंपोनेंट्स के बारे में। उसके अंदर में भी जानेंगे कि आप अगर थर्मल पावर प्लांट चल जाए तो आपको थर्मल पावर प्लांट का हर एक कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट चल जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का हर एक पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। हाइड्रो पावर प्लांट चल जाए तो वहाँ के भी सारे कंपोनेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। मैं सारा चीज़ आपको बता दूंगा। तो ही इसमें क्या होगा? फ्यूजन होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फ्यूजन। इसमें फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन होगा सिर्फ। ठीक है, अ प्रोसेस दैट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम स्प्लिटिंग एटम। एटम को तोड़ दिया जाता है। फ्यूजन मतलब तोड़ना, फ्यूजन मतलब जोड़ना। फ्यूजन में न्यूक्लियस को तोड़ देंगे। न्यूक्लियस को तोड़ने से बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी बोलते हैं। और उस एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये कार्बन फ्री है, इसमें किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है, एयर पॉल्यूशन नहीं होता है, बट इससे बहुत रेडिएशन निकलते हैं, देयरफॉर ये हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। ये एयर पॉल्यूशन नहीं करता है, बट ये क्या करता है? रेडिएशन के थ्रू पॉल्यूशन फैलाते हैं। बट इट रेजेस कंसर्न अबाउट द न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल। न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि इसके जो वेस्ट निकलते हैं उसे कहाँ डिस्पोज करें, और इससे बहुत सारे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि आप न्यूक्लियस को तोड़िएगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, और उस ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हैंडल करने के लिए आपको क्या होगा कि बहुत एक्सीडेंट प्रोन एक्टिविटी है वो। रेन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर, विंड, हाइड्रो पावर प्लांट, जियोथर्मल प्लांट ये ऐसे हैं कि इसको बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सोलर सोलर
आपका ऐसा कभी हुआ है कि सन खत्म हो गया, अब सन नहीं उगेगा? ऐसा नहीं हो सकता, सन हमेशा उगेगा, सूर्योदय हमेशा होगा। नहीं ऐसा भी होगा कि सन डूब जाए? अरे मास्टर पागल हो गए हो, सन हमेशा होता है, सब सन हमेशा उगेगा। सन कभी खत्म नहीं हो सकता। रिन्यूअल का मतलब हर बार रिन्यू कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं उसे। तो रिन्यूअबल एनर्जी में सोलर, विंड, हाइड्रो एंड जियोथर्मल आर बिकमिंग इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल जनरेशन। मैंने क्या कहा, एडवांस हो जैसे जैसा जैसे जैसे एडवांस हो रहा है हम लोग का ये हम लोग का जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है उसके साथ साथ ऐसा हम लोग प्रैक्टिसेस को चुन रहे हैं जिससे क्या इन्वायरमेंट कम हार्मफुल हो, इसीलिए फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर को थोड़ा कम कर रहे हैं। न्यूक्लियर को तब भी यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इससे ये बहुत सस्ते में, और कह सकते हो कि इसमें ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता, इससे रेडिएशन निकलते हैं, इसके वेस्ट को कैसे डिस्पोज करें यही एक बड़ा कंसर्न है। और फॉसिल फ्यूल से तो भाई कोयला जला रहे हो तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है और इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। देयरफॉर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। सोलर देखिए, अब सोलर पैनल्स बहुत के घरों में मिलेगा। विंड, हाइड्रो, हाइड्रो में एक एग्जांपल है माइथन। माइथन डैम एक धनबाद के आसपास में एक हाइड्रो पावर प्लांट है माइथन डैम। तो माइथन डैम से भी हाइड्रो पावर प्लांट होता है। अब पंजाब के हो तो एक वहाँ पर भी एक हाइड्रो पावर प्लांट है, बहुत बड़ा एक डैम है ना। वहाँ से भी आपका हाइड्रो पावर प्लांट बनते हैं। जियोथर्मल, जियोथर्मल मतलब आपके जियो मतलब जमीन, जमीन के अंदर जो गर्मी है, जो कोर है, कोर अंदर में जो लावा है उससे जो गर्मी निकलती है उससे क्या किया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है। और जियो थर्मल, थर्मल के थ्रू उसके उसके गर्मी से पानी को गर्म किया, उसे स्टीम निकाला जाता है, स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं और इनका यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में भी यूज़ होता है। चलिए, कंबाइंड हीट एंड पावर, CHP, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी वेस्ट होते हैं घर के उसे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है और उस हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। वही लिखा, कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम यूटिलाइजेस वेस्ट हीट फॉर पावर जनरेशन टू प्रोड्यूस हीट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रीज और घर का जो भी वेस्ट होता है उसे जला दिया जाता है और जला करके उससे जो हीट बनता है उससे क्या किया जाता है, आप पानी का यूज़ करके थर्मली भी आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, या फिर गैस को गर्म करके और उस गैस को टरबाइन में ब्लो आउट करके आप उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। इसका बहुत ही एफिशिएंसी बेनिफिट्स होता है और इसका ओवरऑल एमिशन भी रिड्यूस होता है। इससे भी ज़्यादा कह सकते हो कि हल्के फुल्के इससे भी इन्वामेंटल में खतरा होता है, इन्वायरमेंट को भी खतरा होता है, कंसर्न ये भी एक तरह से है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए कितना अच्छा एनिमेशन हमें हाइड्रो का बता रहा हूँ, हाइड्रो से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनता है। देखिए पानी क्या हो रहा है, पानी यहाँ से नीचे फेंक गिराया जा रहा है, कैसे इस तरह। देखिए यहाँ से पानी नीचे जा रहा है, बाप रे बाप, नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, नीचे 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 गया। अब यहाँ क्या, टरबाइन, टरबाइन के जो इस तरह है, यहाँ पर क्या होगा कि पानी, ये जो पानी है यहाँ टकराएगा। देखिए पानी टकराएगा तो क्या होगा, गोल 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 घूमेगा और इसमें क्या होगा, गोल गोल घूमने की वजह से टरबाइन घूमेगा और टरबाइन घूमेगा तो अल्टरनेटर का रोटर घूमेगा। मैं आपको आगे में अल्टरनेटर का भी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। अल्टरनेटर घूमेगा, अल्टरनेटर का रोटर घुमाएंगे तो एक्साइटेशन मिल जाएगा रोटर को, रोटर घूमने लगेगा सिंक्रोनस स्पीड से। जब घूमेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जब बन जाएगा तो उसे क्या किया जाएगा, ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू भेज करके उसे स्टेप डाउन करके, पहले क्या होगा यहाँ से आपके इलेक्ट्रिसिटी बने, इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू भेज करके वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा ताकि ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस कम हो जाए। फिर ट्रांसमिशन लाइन से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से भेजा जाएगा जहाँ स्टेप डाउन किया जाएगा, फिर उसके आपके घर में पहुँचा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरेशन पढ़ लिए, ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। चलिए ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हाई, अब देखिए ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का तीन चीज़ पढ़ेंगे। पहले हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्या होता है, व्हाट इज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। देखिए आपको कुछ भी मैं बता रहा हूँ तो उसे तोड़ के पढ़िए। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, हाई मतलब ज़्यादा, वोल्टेज मतलब वोल्टेज, अब उसको कैसे डिफाइन करें, वोल्टेज। और ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है, सही बात है।
आपको देखिए, ट्रांसमिशन से पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो वोल्टेज हाई हो रहा है तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एट द पावर स्टेशन इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस। पता है, बताने की जरूरत है नहीं है तो एक बार फिर से मैं रीड मार लेता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है एट पावर प्लांट में, इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। उससे लॉन्ग डिस्टेंस पंजाब से झारखंड भेज रहे हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हो रहा है यूजिंग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू उसको हाई वोल्टेज मैं ट्रांसमिशन लाइन में भेज दे रहा हूँ ताकि एनर्जी लॉसेस कम हो सके। एनर्जी लॉसेस कैसे कम होगा मैंने आपको बता दिया। वोल्टेज ज़्यादा, करंट कम, करंट कम, आई स्क्वायर आर कम, आई स्क्वायर आर कम तो लॉसेस कम। ऑफन यूजेस वोल्टेज एक्सीडिंग, ऐसा होता है कि ट्रांसमिशन लाइंस में इतना वोल्टेज से भी ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए इतना 1 लाख वोल्ट भी, 1 लाख वोल्ट से भी ज़्यादा वोल्ट वहाँ उसमें बह सकते हैं। सो वेरी डेंजरस। ठीक है। ट्रांसफार्मर सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर सबस्टेशन ठीक क्या होता है, देखिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन तो बहते हैं। चलिए वाला एक फीचर पता चल गया ट्रांसमिशन का, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रांसमिशन सबस्टेशन क्या होता है। ट्रांसमिशन स्टेशन, ट्रांसफार्मर स्टेशन, सॉरी ट्रांसफार्मर स्टेशन, मैंने क्या बोला, ट्रांसमिशन करना जिससे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। और जहाँ ट्रांसमिशन खत्म होता है और जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, वहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ताकि हमारे घर में कम वोल्टेज भेजा जाए, ताकि कम वोल्टेज का हम लोग के पास जो भी सामान होता है वो कम वोल्टेज के होते हैं, देयरफॉर हम लोग को कम वोल्टेज चाहिए। तो ट्रांसफार्मर स्टेशंस आर क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसमिशन नेटवर्क, है ना। दे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू इंश्योर एफिशिएंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द वेरियस लोकेशन। जो मैंने अभी आपको बात बताया वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, टू दी कॉपी वही बात लिखा हुआ है। मुझे आपको बताने की, फिर से बताने की जरूरत है तो फिर से आप मेरे लेक्चर को रिवाइंड करके फिर से सुन सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, सब स्टेशन क्या होता है, मैं आपको सब स्टेशन सीरीज में जाइएगा, आपको सब स्टेशन एकदम डिटेल में मैं बताऊँ। सब स्टेशन क्या होता है कि स्मॉलर, छोटी जगह में कम वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं। तो सब स्टेशन आर द स्मॉलर फैसिलिटी दैट फर्दर रिड्यूसेस द वोल्टेज, वोल्टेज को कम करे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है, डिस्ट्रीब्यूशन में सब स्टेशन का जरूरत होता है। और सब स्टेशन में कम वोल्टेज बहते हैं, स्विच यार्ड में ज़्यादा वोल्टेज बहते हैं, सब स्टेशन में कम वोल्टेज बहते हैं। देयरफॉर सब स्टेशन आर स्मॉलर फैसिलिटी दैट फर्दर रिड्यूसेस द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द लोकल एरियाज। लोकल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन कम हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को रिड्यूस कर देते हैं। दे ऑल्सो प्ले अ क्रूशल रोल इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बनाए रखने के लिए भी क्रूशल रोल प्ले करते हैं। और सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए, सिस्टम स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी इसका सबस्टेशन का यूज होता है। सबस्टेशन का स्टेबिलिटी कैसे, कहीं भी फॉल्ट आ जाएगा तो फॉल्ट सर्किट को भगा देगा, मतलब भागो यहाँ से, तुमको नहीं आना है, तुम नालायक हो, तुम मेरे घर में नहीं घुस सकते। जैसे आपके माता पिता नालायक बेटे को बाहर निकाल देते हैं, जब तक वो नहीं सुधरता उसे नहीं घर में लेते हैं, ठीक उसी तरह नालायक करंट जो कि फॉल्टी सर्किट में है, फॉल्टी सर्किट को क्या क्या भगा देता है। और जब तक उसको ठीक नहीं होता वो फॉल्टी सर्किट, उसको तब तक पूरे सिस्टम में नहीं लाया जाता। और फॉल्टी सर्किट से जो करंट बह रहे थे उसको नहीं भगाएगा, बोले तुम मत भागो, तुमको हम दूसरी जगह से भगा देंगे, दूसरे लोकेशन से तुमको पास करवा देंगे और फॉल्टी सर्किट को भगा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो प्ले क्रूशल रोल इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट भी करेगा और स्टेबिलिटी भी मेंटेन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन देखिए कितना अच्छा मैंने लेकर के आया एनिमेशन। ये एनिमेशन आपको कहीं और मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मेरे लेक्चर में ही मिलेगा। इसलिए मेरे लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट भी जरूर करिए। चलिए देखिए ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन देखिए एक जगह से दूसरी जगह कैसे हो रहा है। ये रेड और येलो कलर का जो दिख रहा है ये आपको बस दिखा रहा है, रेड कलर दिखा रहा है। यहाँ जो देखिए रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर जो पास हो रहा है इसमें, देखिए वायर में जो रेड कलर पास हो रहा है, ये पूरा हाई वोल्टेज यहाँ से पास हो रहा है। हाई वोल्टेज यहाँ से है, लो वोल्टेज, मतलब हाई वोल्टेज लो वोल्टेज नहीं होगा, अरे पागल, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में होगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देगा। इसमें हाई वोल्टेज लो वोल्टेज कैसे होगा, यहाँ से जो करंट आ रहा है वही करंट यहाँ से पार करवा दे रहा है, वही चीज़ है। यहाँ पर भी कुछ है नहीं। यहाँ से जो वोल्टेजेस आ रहे हैं या फिर करंट बह रहे हैं वो क्या करेगा, यहाँ इसके थ्रू बहा देगा। पहले वोल्टेज आएगा फिर करंट। मैंने आपको ट्रांसफार्मर में बताया था कि जब तक लोड नहीं लगे रहेगा तब तक करंट में नहीं बहेगा, वोल्टेज हमेशा रहता है। ठीक है,
वो मैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाऊंगा, अभी आपको ये ट्रांसमिशन बता रहा हूँ। तो वही देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है थ्रू टावर, ये इसको टावर बोलते हैं। ये जो लंबा आदमी जो खड़ा है, लंबा आदमी नहीं, लंबा सा एक खंबा खड़ा है, इसे टावर बोलते हैं। और ये जो चीज़ देख रहे हैं, इसे इंसुलेटर कहते हैं, इसे इंसुलेटर कहेंगे। और एक बात बताऊं, ट्रांसमिशन में कितना करंट बह रहा है आप कैसे पता करेंगे? इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर ट्रांसमिशन में कितना करंट बह रहा है, कितना वोल्टेज सप्लाई जा रहा है, आप कैसे बताएंगे? उसके इंसुलेटर को देख के बताएंगे, बिकॉज इंसुलेटर को आप देख करके, जितना इंसुलेटर लगा रहेगा उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि कितना वोल्टेज है, कितना करंट बह रहा है ट्रांसमिशन लाइन्स में। आप देखिए ये जो चीज़ हो रहे हैं, देखिएगा अभी, देखिए होगा, अरे अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? इसे कोरोना इफेक्ट बोलते हैं, कोरोना इफेक्ट। आपको मैं आगे बताऊंगा कोरोना इफेक्ट। इसे मैं एडवांस में इसलिए दिखा रहा हूँ कि आगे वाले लेक्चर भी इसी तरह मज़ेदार होंगे। देखिए ये जो चीज़ हो रहा है इसे कोरोना इफेक्ट बोलेंगे। कोरोना, कोरोना वाला कोविड-19 वाला कोरोना नहीं, ये कोरोना अलग है। कोरोना इफेक्ट होता है, ये हाई वोल्टेजेस में होता है कोरोना इफेक्ट। इसके फायदे नुकसान सारे चीज़ मैं बताऊंगा, आगे बढ़ता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए कितना आसान हो गया। हम जनरेशन पढ़े, जनरेशन में चार चीज़ पढ़े, न्यूक्लियर, फॉसल फ्यूल, है ना, रिन्यूएबल, और एक सीएचपी पढ़े। और मैंने ट्रांसमिशन में ये पढ़ा, तीन चीज़ पढ़ा, हाई वोल्टेज ट्रांसफ़र, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा, एक एक मैंने पढ़ा था सब स्टेशंस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में भी तीन चीज़ पढ़ूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और मीटर एंड सर्किट ब्रेकर। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को डिलीवर करता है सब स्टेशन से किसी कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब किसी को देना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही समझ आइए, देना। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं सबको बांट दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को बांटेगा। कहाँ बांटेगा? घर में बांटेगा, बिजनेसेस में बांटेगा, कमर्शियल में बांटेगा, जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया में बांटेगा। डिस्ट्रीब्यूशन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सब स्टेशन से इंडिविजुअल कंज्यूमर जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उनको बांटेगा। दिस नेटवर्क आर टिपिकली लोअर वोल्टेज है, ये लोअर वोल्टेज के होते हैं, हाई वोल्टेज के नहीं होंगे। हाई वोल्टेज यूज करोगे तो मेरा लेक्चर नहीं देख पाओगे। एंड ऑफन यूज अंडरग्राउंड केबल्स, और इनमें अंडरग्राउंड केबल्स भी यूज होते हैं। इनमें क्या यूज होते हैं, कौन से केबल्स यूज होते हैं? इधर आओ मेरे तरफ देखो, अरे इधर आओ बाबू, इधर आओ। हम लोग के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसमें कौन से केबल होते हैं, आपने भी पढ़ा। उधर मत देखो, नहीं है, मेरी तरफ देखो। देख लिए, तुम देख के बता रहे हो, नहीं मेरी तरफ देख के बोलो। आंख बंद करो और बोलो क्या है, अंडरग्राउंड केबल्स या फिर ओवरहेड केबल्स, ओवरहेड लाइन। अंडरग्राउंड केबल्स और ओवरहेड लाइंस याद करो। हाँ, अंडरग्राउंड केबल्स, ओवरहेड लाइंस, ठीक है। चलिए उधर देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ सब स्टेशन से कंज्यूमर तक दिया जाएगा और लोअर वोल्टेज भेजा जाएगा अंडरग्राउंड केबल्स या फिर ओवरहेड लाइंस के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे, ये वोल्टेज को रिड्यूस कर देगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फर्दर रिड्यूसेस द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू लेवल सुटेबल फॉर हाउस होल्ड एंड कमर्शियल यूज। ठीक है, कमर्शियल यूज हो सके या घर में पहुंच सके, इसलिए क्या किया जाता है, वोल्टेज को कम कर दिया जाता है, क्योंकि हम लोग घरों में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसके वोल्टेज लेवल ज़्यादा होते हैं। नहीं, आप यही पढ़ रहे हो बाबू, ज़्यादा नहीं, मैं तो टेस्ट कर रहा था। कम कम वोल्टेज के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वोल्टेज कम चाहिए हम लोग को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फर्दर रिड्यूसेस द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द लेवल सुटेबल फॉर हाउस होल्ड एंड कमर्शियल यूज। दे आर टिपिकली माउंटेड ऑन पोल्स एंड अंडरग्राउंड वॉल्स। देखिए पोल्स में, आपके घर के आसपास देखिए बड़ा बड़ा पोल रहता है, पोल में क्या होता है, लाइन जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, यही लाइंस के थ्रू आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है। या फिर बहुत जगह में जो भी स्मार्ट सिटी जैसे भुवनेश्वर हो गए, रांची हो गए, उसमें क्या अंडरग्राउंड से ही, अंडरग्राउंड तार से ही क्या क्या था, आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दिया जाता है। तो इसमें इधर आओ, इधर आओ मेरे तरफ आओ। पहला मैंने क्या बोला था, नेटवर्क्स में कौन से केबल थे, एक अंडरग्राउंड केबल्स थे और एक ओवरहेड। ओवरहेड अंडरग्राउंड मतलब नीचे, ओवरहेड मतलब ऊपर, या तो ऊपर से भेजा जाएंगे या तो ग्राउंड से भेजा जाएगा, और तो कोई चीज़ नहीं है भेजने के लिए। उसी तरह है, इसलिए यहाँ पर लिखा है या तो पोल्स के थ्रू भेजा जाएगा या फिर अंडरग्राउंड के थ्रू भेजा जाएगा।
क्रिस्टल क्लियर हो रहा है बात। मीटर एंड सर्किट ब्रेकर का काम नापना है, आप कितना यूज कर रहे हो इसका हिसाब तो रखना होगा, तभी तो पैसा कमाया जाएगा। देखिए, मीटर मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय ईच कंज्यूमर, आप कितना यूज कर रहे हो उसे नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे मीटर कहते हैं। सर्किट ब्रेकर का काम मैंने आपको सब स्टेशन में पर जाइए, वहाँ एकदम बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हूँ। एपिसोड 1 एपिसोड 2 दोनों देखिए। मीटर क्या करेगा, मेजर करेगा, और सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाएगा, शॉर्ट सर्किट और ओवरहेड से बचाएगा, ओवरलोड से बचाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंटिन्यूअस रखेगा। दिस डिवाइसेस आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग सेफ एंड रिलायबल, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मेन काम है सर्किट ब्रेकर का, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मीटर का मेन काम ही मेजरमेंट करता है, कितना आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो उसका हिसाब तो रखना पड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन और आपके घरों में लाइट जल रहा है, कितना अच्छा। देखिए मैं एनिमेशन लेकर के आया हूँ। देखिए करंट जाएगा, अभी देखिए करंट चला गया है, अब देखिए करंट फिर भेजता हूँ, लाइन कटा हुआ है, करंट गया, करंट चल गया, देखिए लाइट जल गया। इसी तरह आप मेरा लाइट जलेगा तभी आप मेरा लेक्चर देख पाओगे, या तभी मैं रिकॉर्ड भी कर पाऊंगा। अरे जब तक मेरे घर में लाइट नहीं रहेगा मैं वाईफाई नहीं चला पाऊंगा, वाईफाई नहीं चला पाऊंगा, लाइट भी नहीं जलेगा, लाइट भी नहीं जलेगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, वीडियो नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं वो पढ़ लीजिए। पहले जनरेटर, आप मेरे को बताइए जनरेटर नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होगा। तो पावर सिस्टम का मेन कंपोनेंट क्या है, जनरेटर। जनरेट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी करेगा। जनरेटर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर्स आर द कंपोनेंट विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बोलने का मतलब आपको मैंने हाइड्रो, ये देखिए, ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये पानी जा रहा है और ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी है। और ये घूम करके क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब दिस इज अ जनरेटर। देखिए यहाँ जनरेटर लिखा हुआ है, जनरेटर जनरेटर, दिस इज अ जनरेटर। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल दे रहा है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी गया, जा रहा है, फिर से इलेक्ट्रिसिटी बना, फिर जा रहा है। चलिए ठीक है, समझ गए। तो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ टर्बाइंस एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसफार्मर का यूज हो रहा है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। जनरेट कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, फिर स्टेप डाउन कर रहे हैं, फिर आपके घरों में पहुंच रहा है। ट्रांसमिशन लाइंस मैंने बताया, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एक वायर बिछाया जाता है। पंजाब से झारखंड भेज रहे हैं तो उसके बीच में एक बड़ा सा वायर बिछाया जाएगा, इसको ट्रांसमिशन लाइंस कहेंगे। सब स्टेशन जहाँ पर कंट्रोल एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सब स्टेशन का काम क्या है, आपके फॉल्ट कहीं हो रहा है तो पहले फॉल्ट को मिनिमाइज करेगा, दूसरा चीज ये कंट्रोल करेगा, कंट्रोल में ही आ जाएगा फॉल्ट। फॉल्ट कहीं होगा तो कंट्रोल करेगा, उसको मैनेज करेगा, उसको मेंटेन करेगा, मेंटेन करवा करके फिर जब फॉल्ट ठीक होगा तो फिर ये कराएगा। और फॉल्ट अगर हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रुक जाएगा, उसको दूसरे सिस्टम से मैनेज करके दूसरे सिस्टम से करंट को भेज दिया जाएगा, बिकॉज दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। चलिए ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट, अब सब स्टेशन हो गया, ट्रांसमिशन लाइन्स हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बताया इन द फॉर्म ऑफ ओवरहेड लाइंस और अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड के थ्रू क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भेज दिया जाएगा सब स्टेशन टू आपके घरों तक या फिर इंडस्ट्रीज तक। अंडरग्राउंड के थ्रू भेजा जा सकता है, घर के सामने पोल्स है उससे ओवरहेड लाइंस के थ्रू भी भेजा जा सकता है। सर्किट ब्रेकर का काम क्या, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम फ्रॉम द ओवरहेड एंड शॉर्ट सर्किट। मीटर का काम मीटर को नापना होता है। देखिए सारा कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट को आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर सिस्टम के स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करेंगे, स्टेबिलिटी भी मेंटेन करना है पावर सिस्टम में। पावर सिस्टम का स्टेबिलिटी भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो पावर सिस्टम का स्टेबिलिटी आप कैसे मेंटेन कर सकते हो। स्टेबिलिटी बोलने का मतलब, देखिए मान लीजिए बॉल है, बॉल यहाँ चला जाएगा फिर यहाँ जाएगा, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट करते 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 एक ऐसा कंडीशन में आ जाएगा, एक ऐसा जगह में आ जाएगा जहाँ वो स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ही है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है, स्थिरता लानी है पावर सिस्टम में। बार बार फॉल्ट और ये सब नहीं करना है, स्थिरता होनी चाहिए। ठीक है, उस स्थिरता को कैसे ला सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को स्थिर करके, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी भेजकर। फिक्स को फ्रीक्वेंसी को अगर वेरिएबल करिएगा तो स्टेबल कैसे रहेगा। तो मेंटेनिंग स्टेबल फ्रीक्वेंसी, स्टेबल फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना ये बहुत जरूरी है पावर सिस्टम्स में। और स्टेबल फ्रीक्वेंसी में ही ट्रांसफार्मर वर्क करता है, बिकॉज ट्रांसफार्मर एक सर्किट से दूसरे सर्किट को पावर को भेजता है, मेकिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एंड मेकिंग द पावर कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बहना चाहिए, ये भी आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको
जो जनरेटर का ऑपरेशन है उसको सिंक्रोनाइज वे में वर्क करना होगा, सिंक्रोनस स्पीड में घुमाना होगा जनरेटर को। जब तक जनरेटर सिंक्रोनस स्पीड में नहीं घूमेगा तो फ्रीक्वेंसी भी वैरी होगा। आप जानते हो एन एस इक्वल टू 120 F/P। अब एन एस अगर नहीं होगा, स्पीड आपका वैरी करेगा, स्पीड वैरी करेगा तो क्या होगा, मैं देखिए आपको पेन से समझाता हूँ क्या होता है। एन एस एन एस क्या होता है, एन एस इज इक्वल टू 120F/P। मतलब एन एस वेरी करेगा, एन एस बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। एक मिनट, एन एस बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। और पेनटैब नहीं है ना, थोड़ा दिक्कत होता है। मैं जब पेनटैब खरीद लूँगा तो पढ़ाने में और मज़ा आएगा। देखिए एन एस बढ़ गया, एन एस बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एन एस बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एन एस घटेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। एन एस कांस्टेंट कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो जाएगा। समझ गए बातों को समझ गए। चलिए रेस कर देता हूँ। चलिए लेज़र पॉइंटर दिस इज, देखिए वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना जरूरी है ताकि फ्रीक्वेंसी जब तक कांस्टेंट नहीं होगा ट्रांसफार्मर अच्छा से वर्क नहीं करेगा, उसमें लॉसेस ज़्यादा होगा। मेंटेनिंग स्टेबल फ्रीक्वेंसी एसेंशियल फॉर द सिंक्रोनाइज ऑपरेशन ऑफ जनरेटर एंड रिलायबल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को भी कांस्टेंट भेजना है तो फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट करना पड़ेगा। किसी भी इक्विपमेंट में मैक्सिमम कितना फ्रीक्वेंसी भेज सकते हैं ये पता है आपको? चलिए आगे मैं बताऊंगा। आपके लिए भी एक और सेशन में ला रहा हूँ, एक और सीरीज लेके आ रहा हूँ, दैट इज प्लेसमेंट सीरीज में। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट का क्वेश्चन बताऊंगा। तो 4 सीरीज आपका पैरेलल में चल रहा है। एक आपका सबस्टेशन सीरीज चलेगा, एक ट्रांसफार्मर वाला सीरीज चल रहा है, एक पावर सिस्टम वाला सीरीज चलेगा और एक इंटरव्यू क्वेश्चंस वाला सीरीज चलेगा। चलिए वोल्टेज स्टेबिलिटी है, वोल्टेज स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। स्टेबल वोल्टेज लेवल आर, आपको फ्रीक्वेंसी स्टेबल भेजना है, साथ साथ वोल्टेज भी स्टेबल भेजना है। ऐसा नहीं किसी किसी जगह वोल्टेज ज़्यादा, किसी किसी जगह कम, ऐसा नहीं हो जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि हाई हाई वोल्टेज भेज रहे हैं तो आपका सब चीज़ उड़ जाएगा, आप मेरा वीडियो भी नहीं देख पाओगे। इसीलिए वोल्टेज का भी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। स्टेबल वोल्टेज लेवल आर क्रूशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज एंड एप्लियंसेज। वही बोल रहा है, आपके घरों में जो भी एप्लियंसेज या फिर डिवाइसेज लगे होते हैं वो कम वोल्टेज में काम करते हैं। अब वो वेरी करेगा, वोल्टेज ज़्यादा कभी कम होगा, तो इससे क्या होगा, आपके घरों का जो भी इक्विपमेंट वो भी खराब होगा। देखिए और ये होता है इंडिया में, आप खासकर देखोगे बहुत जगह में क्या होता है, वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, कभी वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, कभी वोल्टेज कम हो जाता है। इसे स्टेबल करना पड़ता है। voltage fluctuations can disrupt the operation and lead to the equipment malfunctioning। वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से जो भी अप्लायंसेस वो खराब हो जाएंगे और इक्विपमेंट का मैल फंक्शनिंग हो जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। पावर सिस्टम कंट्रोल, पावर सिस्टम को हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं, और पावर सिस्टम कंट्रोल सिस्टम से हम लोग पावर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर, मॉनिटर मतलब आग टिका करके देखते रहना कहाँ क्या फॉल्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड रेगुलेट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड पावर फ्लो इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड रिलेबिलिटी, मतलब ऐसा पावर सिस्टम कंट्रोल होना चाहिए जो सब चीज़ मॉनिटर करे, आग गड़ा करके सब कुछ देखे, ताकि वोल्टेज कांस्टेंट रहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहना चाहिए और पावर फ्लो कंटिन्यूस होना चाहिए। कहीं फॉल्ट हो रहा है तुरंत बता दे ताकि स्टेबिलिटी एंड रिलेबिलिटी बनी रहे। उसके लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल यूज़ हो रहा है, स्कैडा पीएलसीज यूज़ हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि एडवांसमेंट हो गया है और ये सब जो फॉल्ट्स वगैरह कहीं भी होते हैं ये पता चल जाते हैं कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू। कम्युनिकेशन लाइंस में मैं पीएलसीसी पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशंस के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा सब स्टेशन में, इसलिए सब स्टेशन वाले लेक्चर को नहीं छोड़ना है। एंड रियल टाइम डाटा। चलिए पावर सिस्टम रिलेबिलिटी, पावर सिस्टम को टिकाऊ कैसे बनाएं। पहली बार रिडंडेंसी, मतलब ये कि कहीं भी फॉल्ट आ रहा है तो करंट को ऐसा नहीं कि रोक देना, वहाँ करंट को दूसरे सिस्टम्स के थ्रू भेज देना मैनेज करके, वही रिडंडेंसी। पावर सिस्टम ऑफन है रिडंडेंट कंपोनेंट, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो क्या करते हैं रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब हटा देना, ऐसे बहुत हटा देते हैं। जैसे कि स्विच गियर को क्या करेंगे, पावर सिस्टम में स्विच गियर से वो क्या करेंगे, क्या फॉल्टी सर्किट या इक्विपमेंट्स को हटा देंगे, रिडंडेंट कंपोनेंट है, रिडंडेंट कंपोनेंट प्रेजेंट है। टू इंश्योर
कंटिन्यूड ऑपरेशन इवन इफ वन कंपोनेंट फेल, एक भी कंपोनेंट फेल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी रुकना नहीं चाहिए, वो कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए। इसको इंश्योर करने के लिए पावर सिस्टम में रिडंडेंट कंपोनेंट होते हैं। मैंने एग्जांपल स्विच गियर का दे दिया। दिस रिडंडेंसी हेल्प्स प्रिवेंट वाइड स्प्रेड पावर आउटेज एंड इंप्रूव ओवरऑल रिलायबिलिटी। टिकाऊ बनाएगा, टिकाऊ बने रहना है तो पावर फ्लो को कंटिन्यूस रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा और पावर का आउटेज भी प्रिवेंट हो जाएगा। पावर आउटेज मीन्स पावर लॉसेस भी कम हो जाएगा। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन, उसको रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। उसको टिकाऊ बनाना है, पावर सिस्टम को रिलेबल बनाना है तो मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन करते रहना पड़ेगा। रेगुलर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन आर क्रूशियल फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग द पोटेंशियल फेलियर। कहीं फेलियर हो गया तो मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। कहीं फॉल्ट हो जाए तो उसका इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। दिस प्रोसीजर हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इशू। वो क्या करेगा, इस प्रोसीजर में क्या होगा, पहली बात तो फॉल्ट को पहचाना जाएगा, दूसरा बात कि उसे एड्रेस किया जाएगा कि कैसे हुआ है, फिर उसका मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन हो जाएगा। इमरजेंसी रिस्पांस, पावर सिस्टम ऑपरेशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड क्विकली। अरे मास्टर खाली पढ़ाए जा रहे हो, मेरा दिमाग फटा जा रहा है, कुछ मजाक उजाक भी करो। मजाक भी होगा, मजाक चलते रहेगा। चलिए कुछ बातचीत थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, इसके बाद मेरा लगता है कि खत्म हो जाएगा। दो लेक्चर, दो स्लाइड्स का खत्म हो जाएगा। कुछ हल्का फुल्का मजाक कर लेता हूँ ताकि आपका माइंड भी फ्रेश रहे। देखिए पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको लेक्चर रेगुलर देखना है। लेक्चर रेगुलर नहीं देखोगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा, आपको सब चीज़ समझ में नहीं आएगा। आपको सब चीज़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? कौन कौन बोल रहा है नहीं जुड़े हैं? जुड़े हैं भाई। ट्रांसफार्मर पढ़ लो, पता चल जाएगा। ट्रांसफार्मर में भी आप देखे होंगे कि पावर सिस्टम का यूज आ गया था, आया था कि नहीं आया था। दैट्स वाई सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए मेरा भी तो सही चल रहा है, मैं वीडियो लेक्चर रेगुलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया हुआ हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। और मैं एक और बात बता देता हूँ, मैं कुछ दिन के बाद माइक भी जरूर माइक यूज़ करूँगा जिससे आपको वीडियो ऑडियो क्वालिटी में दिक्कत नहीं आएगा। बहुत लोग ऐसे कह रहे थे जो बोल रहे थे कि आपकी ऑडियो क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है, तो ऑडियो क्वालिटी के लिए मैं माइक यूज़ करूँगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी रिस्पांस, पावर सिस्टम इमरजेंसी कभी हो जाए तो क्या पावर सिस्टम का क्या रिस्पांस रहेगा बाबू, बताओ बताओ बाबू, क्या रिस्पांस रहेगा? पावर सिस्टम ऑपरेटर मस्ट बी प्रिपेयर टू रिस्पॉन्ड क्विकली। कहीं भी फॉल्ट आ जाए तो क्विकली रिस्पॉन्ड करना है। वही फॉल्ट सर्किट से करंट को नहीं बहाना, नहीं तो लॉसेस ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगा, मशीन और सब भी कंपोनेंट को ख़राब कर देगा। इसीलिए स्विच गियर को लगाया जाता है ताकि इमरजेंसी रिस्पॉन्स कर हो सके, इमरजेंसी रिस्पॉन्स के टाइम में आइसोलेट कर दे फॉल्टी सर्किट एंड इक्विपमेंट्स को। मैंने फॉल्टी सर्किट एंड इक्विपमेंट्स इतनी बार बोल दी है कि आपको याद हो जाना चाहिए, अब डाउट नहीं रहना चाहिए। स्विच गियर आपके अब मुट्ठी में है, अब आप स्विच गियर को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दिस इज वन सा ट्रेंड पर्सनल, इसके लिए आपको ट्रेंड पर्सनल की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन ट्रेंड पर्सनल का मैंने बात, पर्सनल के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में, सब स्टेशन वाले लेक्चर में मैंने बताया था। पर्सनल का मतलब कंपोनेंट्स होता है, सब स्टेशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके भी कंपोनेंट्स, तो ऐसे ट्रेंड कंपोनेंट्स होने चाहिए जो क्या करे, फॉल्ट्स को डिटेक्ट कर सके। कम्युनिकेशन लाइंस, पीएलसीसी, पावर लाइन, कैरियर कम्युनिकेशन, कहीं भी बीच में उसमें क्या होता है, सेंटर एंड से हाई फ्रीक्वेंसी भेजा जाता है और रिसीवर एंड में हाई फ्रीक्वेंसी मिलता है, और रिसीवर एंड से भी हाई फ्रीक्वेंसी भेजा जाता है और सेंटर एंड से भी फ्रीक्वेंसी को लिया जाता है। और उसके बीच में अगर कुछ डिस्टर्बेंस होगा, मान लीजिए पेड़ गिर गया, ठीक है, तो क्या होगा कि हाई फ्रीक्वेंसी सेंटर एंड नहीं पहुंचेगा, सेंटर वाला फ्रीक्वेंसी रिसीवर एंड नहीं पहुंचेगा, तो इसका मतलब फॉल्ट एनालिसिस हो जाएगा। दिस इन्वॉल्व्स हैविंग द ट्रेन पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कंटीजेंसी प्लान्स इन प्लेस, और ऐसा प्लान्स वगैरह बना लिया जाता है कि इमरजेंसी केस में कैसे वर्क करना है, कैसे क्या करना है, ऐसा प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, वही लिखा है। देखिए पावर ग्रिड है, देखिए यहाँ से भी पावर ग्रिड आपको मैंने बता रहा था ना, पावर ग्रिड क्या होता है, ये आपको आगे में भी हेल्प करेगा। ये क्या है, ये आपका विंड एनर्जी है, देखिए ये भी विंड एनर्जी है, ये सोलर एनर्जी है, ये थर्मल एनर्जी है। देखिए सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और एक इंटरकनेक्टेड, और यहीं देखिए एआई टूल लगे हैं जो ब्रेन होते हैं। आपको मैंने बताया कि एआई टूल आजकल हम नहीं सब चीज़ ऑपरेट कर रहे, कंट्रोल मॉनिटर सब चीज़ एआई है कर रहा है। एआई में सारा प्रोग्रामिंग लिख दिया गया है। एआई आप कुछ भी दिक्कत होता है ये प्रोग्रामिंग भेजता है और
वो काम करता है। जो भी कंपोनेंट होते हैं सबस्टेशन या स्विच स्विच यार्ड में, ठीक है। तो ये आपके हो गए स्मार्ट ग्रिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर ट्रेंड, ये लास्ट लास्ट है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। फ्यूचर ट्रेंड इन पावर सिस्टम, स्मार्ट ग्रिड लगे हुए हैं। स्मार्ट ग्रिड मैंने अभी दिखाया था, ये है स्मार्ट ग्रिड। ये आप स्मार्ट ग्रिड को देख सकते हैं, इधर देखिए, इधर इधर स्मार्ट ग्रिड दिख गया। चलिए, फ्यूचर ट्रेंड इन पावर सिस्टम्स, फास्ट सिस्टम्स का फ्यूचर ग्रिड के बारे में भी समझते हैं। स्मार्ट ग्रिड क्या होता है कि एडवांस पावर सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टू ऑप्टिमाइज एनर्जी एफिशिएंसी। वो क्या करता है, एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, क्योंकि कंट्रोल एंड मॉनिटर करता है, ठीक है। और इम्प्रूव्स रिलेबिलिटी, अब टिकाऊ भी बनाता है। और क्या करे, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स को भी इंटीग्रेट करेगा। जो आपका मेन पावर, थर्मल पावर प्लांट, मान लिए थर्मल पावर प्लांट से आपका घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, तो आपके घर में अगर सोलर पैनल होगा तो सोलर पैनल से भी उसे कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट ग्रिड को। उससे क्या होगा कि दूसरे को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा, आपका कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। द इनेबल, और ये इनेबल करते हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन एंड इनहेंस ग्रिड परफॉर्मेंस। चलिए मैं बता चुका हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन सच एज रूफटॉप सोलर पैनल्स, सोलर पैनल्स जो लगे होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके जनरेट करते हैं, ठीक है। एंड स्मॉल स्केल विंड टरबाइन, विंड टरबाइन भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है। इधर देखो, इधर कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन होते हैं, एक सोलर होते हैं, एक विंड होते हैं। सोलर एनर्जी, सोलर पैनल, जो सोलर पैनल से जो प्रोड्यूस होता है, विंड एनर्जी विंड टरबाइन से प्रोड्यूस होता है। इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर, दिस शिफ्ट टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइज, ये ज़्यादा यूज हो रहा है ताकि इन्वायरमेंट सेफ रहे। दिस शिफ्ट टुवर्ड द डिसेंट्रलाइज एनर्जी प्रोडक्शन एनहांस ग्रिड रिसाइलेंस एंड रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑफ सेंट्रलाइज पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट से भी डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। अब आजकल आदमी क्या कर रहा है, अपना खुद का पर्सनल सोलर रूफटॉप पैनल लगा ले रहा है और उसी से पावर को जनरेट कर रहा है और ले रहा है, और अपना पैसे को भी बचा रहा है। वो क्या कर रहा है, वो अपना सप्लाई स्मार्ट ग्रिड को दे दे रहा है और अपने पैसे को भी बचा रहा है। आप भी ऐसा कर सकते हो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। अब ऐसा नहीं कि सुन लेना और निकाल देना, नहीं, आपको करना होगा। चलिए एनर्जी स्टोरेज के बारे में समझते हैं कि एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी सच एज बैटरी, बैटरी क्या होता है भाई, बैटरी बताओ, बैटरी क्या होता है, जहाँ पर पावर को स्टोर किया जाता है। तो एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी, एनर्जी को स्टोर करने वाले जो भी टेक्नोलॉजी, जैसे बैटरी होते हैं, पम्प हाइड्रो होते हैं, वो क्या करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में भी क्रूशियल होते हैं, ठीक है। देखिए कैसे यू, देखिए आप सोलर से एनर्जी लिए तो एनर्जी को कहीं स्टोर कर, रात को तो सन नहीं रहेगा बाबू, कौन बोल रहा है रात को भी सन रहेगा, रात को सन नहीं रहता है, मून रहता है। तो रात को भी तो आपको पावर को यूज करना है, तो उसके लिए बैटरी यूज करते हैं, तो एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते हैं, इससे बैटरी यूज करते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि पावर को स्टोर करके रखते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। और क्या करते हैं, जब जरूरत हो तो उस एनर्जी को यूज भी कर लेते हैं। रात को यूज कर लेंगे, दिन में तो नॉर्मली इससे हम ले सकते हैं। सोलर से मेनली क्या होगा, सोलर से हम मैंने लिया, एनर्जी लिया, उससे क्या किया कि बैटरी को चार्ज किया, बैटरी चार्ज हो तो बैटरी को फिर मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए घरों में यूज़ कर रहे हैं। चलिए ठीक है, दिस अलाउ फॉर द स्टोरेज ऑफ एक्सेस एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई आउटपुट। चलिए ठीक है, आप, मैं दुआ करता हूँ आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा है, और आपको सही में ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसा नहीं कि आप देख लिए नॉलेज गेन कर लिए, नहीं, आपको नॉलेज तभी आएगा जब आप उसे बांटोगे, नहीं बांटोगे तो नहीं आएगा बाबू। नॉलेज गेन करना है तो उसे बांटना पड़ेगा, क्योंकि बांटने से नॉलेज बढ़ती है। चलिए ठीक है, मैं दुआ करता हूँ सबको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जा करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर नहीं भी डाउट हो तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में दे दो। ऐसा नहीं बेवकूफ़ जैसा कि बस सुनते जा रहे हैं, भैंस गधे जैसे नहीं करना है। आपको जैसा अच्छा लगे आपको रिस्पॉन्ड करना है मेरे साथ, ऐसा नहीं कि मैं ही एक तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, आपको आपको भी अपना रिस्पॉन्स मुझे देना है। कमेंट सेक्शन में जाओ, एकदम स्थिर, पहले दिमाग को शांत करो। क्या मैसेज करना है मेरे को, बोले बताओ क्या मैसेज करना चाहिए। हाँ याद है, आपका वीडियो अच्छा लग रहा है सर, कर देता हूँ मैं।
नहीं, मेरे को डाउट है, पूछ लेता हूँ। पर्सनल, कुछ पर्सनल काउंसलिंग से रिलेटेड पूछना है, कौन सा एग्जाम क्या होता है, कब होगा, लास्ट डेट कब है, पूछ लेता हूँ सर से, पूछ लो। कोई टेंशन नहीं, मैं सब चीज़ का मजाक 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 में आपको सारा चीज़ बता दूंगा, और आप मुझसे जितना भी नॉलेज गेन करना चाहते हो नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, एंड फिर मिलेंगे चलते चलते। एंड जय हिंद, चलिए ठीक है।